नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, बिहार में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। आगे 4 चरण बाकी हैं। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है। जैसा हम देख रहे हैं, चुनाव में दिलचस्पी नहीं है। बहुत कोशिशों के बाद भी हिंदू मुसलमान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होना है 12 मई को पटना में। पटना साहिब वैसे तो सिक्योर सीट है बीजेपी की, कहा जाता है किसी को भी लड़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। रविशंकर प्रसाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी तो कोई बहुत मायने नहीं रखती है। जो सामने से आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत, वे तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो देखिए, 3 चरणों के चुनाव के क्या संकेत रहे हैं वह तो हम आपको बताए ही हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आगे के 4 चरणों में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर लोगों का ध्यान है, और इन्हीं महत्वपूर्ण सीटों में आज 5 सीटों की हम चर्चा करेंगे जहां सबसे अधिक महाभारत है। और तीसरे चरण में भी 2 सीटें हैं, आगे के चरणों में भी हैं, जिस पर लोगों की निगाह है। यह तय होना है कि वहां क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो देखिए, जिन 5 सीटों की आज हम बात करना चाहते हैं उनमें मुंगेर शामिल है, उनमें समस्तीपुर शामिल है, उनमें काराकाट शामिल है, उनमें सारण शामिल है और उनमें पाटलिपुत्र शामिल है। अजीत जी, ये 5 महत्वपूर्ण सीटें कई कारणों से हैं। पाटलिपुत्र और सारण तो समझते ही हैं, लालू यादव ही नहीं, यादव फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। क्योंकि लालू यादव को अपनी विरासत आगे बढ़ानी है और इस बार राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बाद एक और एंट्री दी गई है रोहिणी आचार्य की। तो खैर, हम आएंगे सारण पर, लेकिन इसके पहले हम चर्चा करें सबसे पहले मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां दूसरे ही किस्म का महाभारत चल रहा है। देखिए, ललन सिंह वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत सिंह पेरोल पर आए हैं, बाहर में समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी ओर से सामने हैं अशोक महतो। अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो रही। अब मुंगेर में क्या होगा, हमने ये भी देखा कि जेडीयू के तमाम मंत्री वहां जमे हैं, बड़ी संख्या में विधायक जमे हैं, प्रधानमंत्री की सभा हुई है, चिराग पासवान का रोड शो हुआ है, मुख्यमंत्री ने कई सभाएं की है, और वहां नजर देखिए, एक वर्ग तो गोलबंद हो गया। कहा जा रहा था पहले कहीं कहीं नाराजगी, लेकिन भूमिहार गोलबंद हो गए, और धानुकों को तोड़ने की कोशिश अब तक सफल नहीं हो पाई है राजद की, जबकि उम्मीदवार उसी हिसाब से देने की कोशिश की गई। लेकिन यदि हम इतिहास में जाते हैं तो 2009 में अजीत जी याद है कि राम बदन राय धानुकों के बड़े नेता को चुनाव लड़ाया गया था आरजेडी की ओर से। 1,80,000 से 1,85,000 मतों में सिमट गए थे। 2014 में ललन सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी लालू यादव ने भरोसा किया था धानुक नेता पर ही। वे नेता नहीं थे, पत्रकार थे, प्रगति मेहता। वे भी 1,80,000 से 1,85,000 के बीच मत लाकर सिमट गए थे। तीसरे स्थान पर जीत हुई थी एलजेपी की, सूरजभान सिंह की पत्नी की। तो मुंगेर का महाभारत, कई लोग कह रहे हैं कि मुंगेर में देखिए शांति है। मुंगेर के लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाले दिनों में ललन सिंह को कोई क्रिमिनल तो नहीं कह सकता है, और मुंगेर में आज की तारीख में शांति है, यह बात भी सही है। तो लोगों को यह भी लगता है कि कहीं ऐसा न कि कहीं कोई चूक हो जाए तो आगे आने वाले दिनों में अशांति हो जाए। लेकिन महाभारत तो है, और धानुक मत जो निर्णायक हैं उनके 3 दावेदार हैं। नीतीश कुमार नेता हैं, वहां यादवों से परेशान होते रहे हैं धानुक, इसलिए जेडीयू का साथ भी है। अशोक महतो की नजर है, और एक पीयूष प्रियदर्शी जो पिछले 2 साल से, वे भी धानुक हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़े हुए हैं, 2 साल से धानुकों के बीच में ही काम कर रहे हैं। तो मुंगेर की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ललन सिंह बाहुबली नहीं है, लेकिन अनंत सिंह बाहुबली खुलकर मैदान में है, और उधर से अशोक महतो ने कहा भी कि अनंत सिंह देख लेंगे, आग लग जाएगी यदि अनंत सिंह ने कुछ किया तो मुंगेर के बारे में कुछ चर्चा करें, हम लोग शुरुआत करें अतिथि जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये क्या है, यही बात जो आपने कही, दोनों बातें आपने कह दी कि लोग, जो आम आदमी है वहां, वो शांति चाहता है। और पिछले कई वर्षों से जो चुनाव का
जिस तरह का ट्रेंड रहा है, वहां एक तरह की वहां शांति बहाल हो गई है। और जी। सिर्फ मुंगेर में नहीं, लगभग पूरे बिहार में शांति बहाल हो गई है पिछले 15-20 साल में। ये एक हम्म। उपलब्धि रही है नीतीश कुमार की, जब से वो आए हैं तब से शांति बहाल हो गई है। अपराध है, लेकिन वो जो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है या वो सब नहीं है, वो चीजें जो है अब आप सारी चीजें शांत हो गई हैं। और आप तो खुद ही जब अनंत सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि अब वो सब चीजें पीछे चली गई, सारी बातें पुरानी हो गई, अब तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है अब। वो तो न कह रहे थे कोई हम कहीं जाति जानते ही नहीं है, हम तो भाईचारा जानते हैं, भगवान भाई आदमी बन रहा है। हाँ। वो भाईचारे की बात कर रहे थे और गोली बारूद बम ये सब की बातें भूल गए सब। ये 20 साल पुरानी बातें हो गई, अब ये सब चीजें वहां नहीं हो रही हैं, अब काफी हद तक नहीं हो रही हैं, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। तो ये जो आग लगने की बात है या देख लेने की बात है, या ये कि हम 17 साल जेल में रहे हैं, अब ये बड़ी उपलब्धि है। अब ये जी। बताइए कितना दुर्भाग्य है कि कोई आदमी आकर के कहे कि अपनी उपलब्धि के तौर पर बताए कि हम तो 17 साल जेल में रहे हैं। तो हम्म। 17 साल जेल में रहे हैं या अमुक से ही लड़ते रहे हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। अब या फला का दबदबा खत्म कर देना हाँ, वो है, फला दबदबा का खत्म दबदबा कर बहाल देंगे, कर देना है। हाँ ये दबदबा बहाल कर देंगे, ये दबदबा खत्म कर देंगे। अब ये पॉलिटिक्स नहीं है। और जी। खासतौर से ऐसी सीट पर जहां एक बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, देखिए ललन सिंह का कद बहुत बड़ा है और हम्म। वो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। और वो अपनी स्वेच्छा से उस पद से अलग हुए हैं, उनको अपनी सीट पर भी फोकस करना था और राजनीतिक स्थितियां जो पार्टी की बन रही थी उसे देखते हुए। और कितनी महत्वपूर्ण सीट है ये देखिए कि प्रधानमंत्री की भी रैली हुई और उस रैली में एक सहमति बन गई थी पहले पहले चरण के बाद ही कि प्रधानमंत्री की रैलियों में मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, जी। क्योंकि दोनों अलग अलग जाएं, अलग अलग क्षेत्र को लोगों को एड्रेस करें। लेकिन ललन सिंह के लिए रैली में नीतीश कुमार भी आए, फिर बाद में नीतीश कुमार ने अलग अपनी रैलियां की लखीसराय में कई और सभाएं। दूसरे कई जगह कई सभाएं की उन्होंने। तो ये इससे पता चलता है कि ये कितनी अहम सीट है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए जी। भी और जनता दल यू के लिए भी। तो संगठन की दोनों पार्टियों की संगठनात्मक ताकत तो वहां लगी हुई है चुनाव में। और बिल्कुल। दूसरी बात है कि ललन सिंह से बढ़िया चुनाव का प्रबंधन करके लड़ने वाला कौन व्यक्ति है पूरे बिहार में, अगर आप वो तो चुनाव हम करते प्रबंधन की ही हैं, बात। ललन सिंह से चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। हाँ वही तो, वो चुनाव लड़ के इतना अच्छा प्रबंधन सब उनका है, संगठन है, प्रबंधन है। दूसरा व्यक्ति जो सामने आया है वो एक इमेज लेकर के आया है और उस इमेज को लेकर के आजकल राजनीति नहीं होती है। जी। तो सिर्फ उस हवा के नाम पर देखिए, कोई संगठन नहीं है अशोक महतो का, और उनकी पत्नी का तो बिल्कुल ही कोई नाम नहीं जानता है वहां, किसी भी क्षेत्र में कोई नहीं जानता हो। तो शादी की गई इसलिए कि चुनाव जी लड़ सके बिल्कुल। वो। अशोक महतो नहीं लड़ सकते हैं तो एक शादी कराई गई आनंद फानंद में खोज करके, और कि वो उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। तो इन सब चीजों का कोई बहुत सकारात्मक असर नहीं है। और आपने हम्म। बताया कि 3 चुनाव से जो लालू यादव के प्रयोग हैं वो विफल होते रहे वहां। ललन बिल्कुल। सिंह जिस बार हार गए थे 2014 में, उसके कारण सबको पता है कि नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे। वो एक जिद थी हम्म। नीतीश कुमार की कि बीजेपी से अलग होकर के लड़ेंगे। तो जब जैसे बीजेपी से अलग होकर के लड़े तब भी ललन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। हम्म। और अब अगर पहला और दूसरे नंबर की दोनों पार्टियां साथ मिलकर के लड़ेंगी तो आप रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। जी। तीसरे नंबर की पार्टी कितना भी बढ़ेगी तो पहले और दूसरे नंबर के साझा वोट को नहीं पार कर सकती है। हम्म। तो पहले नंबर पर 14 में, जब हम 14 की बात कर रहे हैं, फिर 19 में सबने देखा कि जब साथ में आ गई जेडीयू और बीजेपी तो वहां कोई लड़ाई नहीं हुई। तो उसी तरह से इस बार भी। और अच्छा एक बात और, इस बात को समझिए, हम अपने हमने कोई ग्राउंड रिपोर्ट इस बारे में हमने नहीं ली है, जी। लेकिन जो पॉलिटिकल एक जो सेंस है दिल्ली में, वो हम्म। सेंस ये था कि पिछले कुछ समय से ललन सिंह के प्रति लालू यादव की भी का भी सद्भाव रहा सहानुभूति है, है। जी। काफी अच्छा सद्भाव रहा है उनका। हम्म। और उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी होती रही, हालांकि उन चर्चाओं का कोई आधार नहीं था। लेकिन जब वो इंडिया ब्लॉक में थे तो बड़ी मजबूती से इंडिया ब्लॉक में थे, और लालू बिल्कुल। यादव तेजस्वी यादव दोनों को उसका फायदा दिख रहा था। हम्म। जिस दिन अशोक महतो की पत्नी का नाम अनाउंस हुआ था, आप ही के प्रोग्राम में हमने कहा था कि ये वॉकओवर है ललन सिंह के लिए, हम्म। और ये कहीं ना कहीं लालू यादव ने उनको एक कोई मदद कर दी है, कि कभी इन्होंने भी की होगी तो कोई मदद उन्होंने कर दी है। ऐसा कैंडिडेट है, इस तरह इतना कमजोर कैंडिडेट हमारी नजर में ज्ञानेश्वर जी किसी सीट पर नहीं है, 40 में से किसी सीट पर। नहीं, आप और देखिए ना कि रामबदन राय धानुकों के बड़े नेता, बड़े नेता थे। हाँ। हाँ, प्रगति मेहता अच्छे पत्रकार, आरजेडी का आधारभूत, हम्म, इन दोनों को वोट देने में मुंगेर के लोगों को डर नहीं रहा हाँ कि नहीं हाँ था। ये आ जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ खौफ तो है ना कि भाई देखिए, आप कर रहे हैं दबदबा खत्म करना है, दबदबा बहाल करना है, मतलब लड़ाई होनी है। तो लड़ाई के लिए क्या मुंगेर की जनता तैयार है? सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा ना।
नहीं, हमने कहा ना ज्ञानेश्वर जी, बिहार के में कहीं की जनता तैयार नहीं है। इस तरह जी। का कोई भी व्यक्ति आकर के, देखिए हम लोग बहुत बार बात किए और बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से बात किए हैं कि हम्म, जो लोग पहले बाहुबली थे और समय के साथ जो लोग अब हार्डकोर पॉलिटिशियन हो गए, उनके जी। लिए तो स्पेस है। लेकिन हम्म, कोई हार्डकोर बाहुबली आए, हार्डकोर क्रिमिनल कोई आए और वो कहे कि उसके लिए स्पेस बन जाएगा, वो नहीं होगा। आज के बिल्कुल। समय में वो स्पेस बनाना मुश्किल है। तो इसलिए हमको लगता है कि मुंगेर में ललन सिंह के लिए बहुत आसान हो गई है लड़ाई। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति होता ना, जो हार्डकोर पॉलिटिशियन है और जिसको जो पॉलिटिकल नुआंसेज को समझता है, देखिए एक तो ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो एनडीए के फेवर में है, और जी। उसमें भी कोई नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति आप उतार देंगे। लालू यादव ने नॉन पॉलिटिकल आदमी उतार दिया जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? वहां जाकर के कौन संगठन आपका साथ देगा? कहां से आप संगठन के लोगों को जानते हैं? आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष को और प्रखंड अध्यक्ष को और पंचायत अध्यक्ष को आप जानते हैं? आपने कभी कोई बैठक की है उनके साथ? पदाधिकारियों के साथ बूथ कमेटी है कोई आपकी आरजेडी की आपके साथ काम करने वाली? ये हवाई चुनाव नहीं होता है। चुनाव बड़ा बिल्कुल। प्रबंधन का काम होता है, और उसमें भी जो चुनाव एकदम वेबलेस हो, जिसमें कोई लहर नहीं हो, उस चुनाव में संगठनात्मक ताकत, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, वो काम आती है। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अभी जेडीयू बीजेपी के साथ है, और इंडिविजुअली ललन सिंह का अपना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बहुत भारी है मुंगेर में। वो पूरे चलिए तो बहुत देखिए। सलाहियत वाले व्यक्ति हैं। तो हमारी जो रिपोर्ट है, आज भी जब आपने कहा कि हम लोग को इस विषय पर बात करनी है, तो हमने दो चार लोगों से बात की है, और उन लोगों ने कहा है कि ये नोट करके रखिए कि सबसे ज्यादा अंतर से जीत वाली सीटों में एक सीट मुंगेर भी होगी। चलिए, सबसे ज्यादा अंतर, इस पर हम शायद अभी सहमत न हो, लेकिन चलिए आगे हम बात करते हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां एक मंत्री जी की बेटी और एक मंत्री जी के बेटे, दोनों ही जेडीयू के मंत्री आमने सामने हैं। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी बिटिया है और देश में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार है, इसे तो जिताइएगा ना। और सामने से महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी हैं, अंतिम समय में कांग्रेस में शामिल हुए। तो अब लड़ाई यहां भी दिलचस्प है, प्रबंधन की लड़ाई भी है, पहचान की भी लड़ाई है, और इसकी लड़ाई भी है कि पासवान किसके साथ। समस्तीपुर में तय यह भी होना है कि स्थानीय कारणों से पासवान महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी के साथ हो जाते हैं कि खूंटा बांधकर यह तय करते हैं कि हमारा नेता और नेता सिर्फ चिराग पासवान है। तो वहां यह बड़ा फैसला होना है। और देखिए, एक एक फायदा सांभवी चौधरी को यह भी मिल रहा है कि वह किशोर कुणाल की बहू है। किशोर कुणाल को किसी पोल स्ट्रेटजिस्ट ने सलाह दी थी कि समस्तीपुर की लड़ाई में रखा क्या है। देखिए, किशोर कुणाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पटना को दिया है, बिहार को दिया है, लिया नहीं। चाहे वो महावीर कैंसर संस्थान हो, महावीर वात्सल्य केंद्र हो, महावीर मंदिर का किस तरीके से निर्माण उन्होंने कराया। तो एक पोल स्ट्रेटजिस्ट ने कहा किशोर कुणाल को कि आपकी बहू तो घर बैठे चुनाव जीत जाएगी। महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम 250 ग्राम और उसमें तुलसी दल घर घर पहुंचवा दीजिए। जो तुलसी का पत्ता खा लेगा वह तो नहीं। लेकिन किशोर कुणाल का जवाब था, मैं हनुमान जी के साथ छल नहीं कर सकता। मुझे पता है कई लोग करते हैं, लेकिन मेरी बहू ऐसे ही जीतेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान जी से छल कर हम बेटी बहू को जिताने का प्रयास करें, यह बात ठीक नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने बताया, ये लोगों को पता चलना चाहिए है कि लोग, कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी होता है तो ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता है। देखिए, ये छल की बात कही उन्होंने, ये तो सीधे सीधे बजरंग बली को दांव पर लगाने की बात हो जाती है ना, कि आप बिल्कुल। सीट जीतने के लिए आपने बजरंग बली को दांव पर लगा दिया। हम्म, वो उन्होंने नहीं किया। ये एक तो उनकी अपनी आस्था है बजरंग बली के प्रति और भगवान राम के प्रति। देखिए, हमारे यहाँ चंपारण में वो केसरिया में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनवा रहे हैं, जी। उसके लिए कितनी मुश्किल हुई और कितने 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया उन्होंने। इस धूप में, गर्मी में वो खड़े होकर के, बरसात में वो देखते रहे, जमीन अधिग्रहण किया उन्होंने। एक उनकी अपनी श्रद्धा है, और समर्पण है। अयोध्या में राम मंदिर भी बना तो किशोर कुणाल का बहुत बड़ा उसमें बड़ा उनका योगदान रहा, योगदान है। और वो हम सब लोग जानते हैं। देखिए, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली को दांव पर लगा दिया था।
जी। बजरंग बली के नारे लगा करके और तब प्रधानमंत्री भाषण की शुरुआत करते थे। और नतीजा सबको पता है कि क्या हुआ। तो बजरंग बली भी देख रहे होते हैं अपने भक्तों को कि कौन सा भक्त उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो वो तो बड़े भक्त हैं किशोर कुणाल, लेकिन उनके नाम का प्रताप होता है, उनके अपने नाम का प्रताप है जो 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 उनकी बहू के काम आएगा। देखिए राम, हम्म। लोग राम के लिए भी कहते हैं कि राम से बड़ा उनका नाम होता है, तो जी। किशोर कुणाल से भी बड़ा उनका नाम है। जहां वो हम्म। नहीं होते हैं वहां भी उनकी मौजूदगी होती है। तो एक तो उनका नाम है, किशोर कुणाल का नाम है, अशोक चौधरी की बेटी है उनका नाम है, महावीर प्रसाद की पोती है उनका नाम है। तो ये एक बड़ी लिगेसी लेकर के संभावित चुनाव लड़ने गई है वहां, तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। लेकिन जो माहौल है, जो वहां का ग्राउंड लेवल की जो बात है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि चुनाव हो सकता है, मतलब लड़ाई हो सकती है, जी। जो एक तरफा वाली बात एक कही जा रही है और एक ये कि चुनाव मतलब मुकाबला हो सकता है, वो यही जी। कारण है जो आपने कहा कि स्थानीय स्तर पर पासवान का रुझान किधर होता है। हम्म। देखिए वो एक एक एनडीए से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पशुपति पारस और प्रिंस पासवान दोनों लोग नाराज होंगे। हम्म। उनकी कोई पूछ नहीं हुई, बीजेपी ने उनको एकदम दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया चिराग पासवान को जब साथ लेना था। तो जी। प्रिंस पासवान वहां बाई इलेक्शन में चुनाव जीते थे, एमपी हुए थे वहां, उनके पिता रामचंद्र पासवान वहां से एमपी होते थे। ये खबर भी है कि वो दिन में भले एनडीए की बात करें, लेकिन पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं उनका समर्थन किसी न किसी लेवल पर, भले नैतिक हो या जिस तरह का भी समर्थन हो, परोक्ष हो, वो समर्थन है कि ये सीट उनके परिवार के यहाँ से हाथ से न निकल के कहीं चली न हम्म। जाए, एक ऐसे बड़े परिवार के हाथ में न चली जाए जिससे फिर न छूटे कभी। देखिए हम्म। अशोक चौधरी की ये तीसरी पीढ़ी है जो चुनाव में आ रही है, और एक इतनी लंबी लिगेसी है, समझिए कि ये 40-50 साल की लिगेसी हो गई, 50 साल की। तो वो उसमें अगर अगर संभवी एमपी होती है वहां से, तो वो लिगेसी कंटिन्यू कर जाएगी, फिर तो अगले और 50 साल के शांभवी लिए की वो पढ़ाई हो लिखाई जाएगी। नोटेडम की छात्रा रही है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, और फिर देखिए इतना अच्छा बोलती है, पूछिए मत इस उम्र में। मुझे तो याद है कि पटना के बापू सभागार में युवा संसद हो रहा था, और तब शांभवी की उम्र और कम रही होगी। पप्पू यादव बहुत बोल रहे थे, शांभवी चौधरी खड़ी हुई और पप्पू यादव को चुप करा दिया था। शांभवी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे पप्पू यादव। हाँ, तो ये एक ट्रेनिंग की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है। शिक्षा शिक्षा अपने आप में बड़ी चीज है, और एक ट्रेनिंग हुई है, वो तो देखते हुए बड़ी जी। हुई है राजनीति, और किस तरह से पॉलिटिकल जो नुआंसेज को पकड़ना, पॉलिटिकल मैनूवरिंग, ये सब चीजें तो वो देखते हुए बड़ी हुई है। तो जी। एक उनके साथ सारे प्लस पॉइंट है, सारी चीजें, सारी आदर्श स्थितियां हैं, सत्तारूढ़ दल है, एक मजबूत जो विनिंग कॉम्बिनेशन वाला गठबंधन है वो है। और दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को लेकर के देखिए, जिस दिन टिकट की बात आपने कही थी कि ये सनी हजारी शामिल हो सकते हैं, उनको टिकट देने की बात है, उस दिन हमने कहा था कि अगर महेश्वर हजारी इस्तीफा नहीं देते हैं मंत्रिमंडल से, तो फिर उनकी लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी और उस लड़ाई में उनको कुछ नहीं हासिल होगा। जी। अगर इस्तीफा दे देते महेश्वर हजारी, और इस्तीफा दे करके मैदान में उतरते, एक सहानुभूति भी होती उनके साथ और एक मोमेंटम बनता उनका, वो नहीं क्यों नहीं हुआ है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस बात को लोग, सब आदमी समझ रहा है कि भाई जी। पिताजी जेडीयू सरकार में मंत्री हैं और उनका बेटा उनके विरोध में चुनाव लड़ रहा है, तो किस बात के लिए लोग ऐसी स्थितियों में लोग वोट नहीं देने जाते हैं। आपको हम्म। पक्ष चुनना होता है, अगर पक्ष चुन के खड़े होते तब कुछ लड़ाई होती। हम्म। पक्ष चुन के आप खड़े नहीं हैं, आपने अब ये कह दिया कि आपका बेटा अलग है और हम अलग हैं, ये नहीं मानते हैं लोग। चित तो में मेरी इसलिए पत में मेरी नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस वजह से हम्म। उनकी लड़ाई कमजोर हो गई है। एक तो वैसे अगर नहीं भी होता इस तरह का, तो ज्यादा एडवांटेज की पोजीशन में संभवी है, लेकिन चूंकि उनके पिता, सन्नी हजारी के पिता सरकार में हैं और सरकार के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी लड़ाई और कमजोर हो गई है। उनके पास प्रबंधन के साधन नहीं है, एक वैसे भी कांग्रेस जी। के पास संगठन नहीं है, अचानक कांग्रेस के साथ कोई लड़ने आ जाए। देखिए अशोक राम की सीट थी, अशोक राम को हम हमेशा अच्छा नेता मानते रहे, वो अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, अच्छे नेता है, जी। ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ है, लेकिन वो क्यों सन्नी हजारी की तरफ क्यों की मदद करेगी कोई कांग्रेस पार्टी, या अशोक राम के लोग क्यों मदद करेंगे जो अशोक राम के साथ रहे हैं लोग। हम्म। तो वो नहीं, वो समर्थन नहीं मिल रहा है उनको, कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है। आरजेडी का कितना समर्थन कांग्रेस को मिलेगा ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो हर लिहाज से जो संगठन की बात हम कर रहे थे मुंगेर के लिए, उस मामले में भी कमजोर है और नैरेटिव जी। के मामले में भी कमजोर है। धारणा के स्तर पर भी सन्नी हजारी को लेकर के कोई पॉजिटिव परसेप्शन नहीं क्रिएट हुआ है वहां, जबकि जबकि संभवी चौधरी ने बज क्रिएट कर दिया है। चर्चा है वहां लोगों में, बिल्कुल। एक नई लड़की आई है और वो कुछ करेगी, लंबे समय तक यहाँ रहेगी, लोगों के साथ जुड़ेगी, तो ये एक एडवांटेज है उसका वहां उस चुनाव में। चलिए, तो समस्तीपुर की बात होगी। देखिए अब हम बात करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र। एनडीए के सहयोगी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं,
और बिहार में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा। अब मुकाबला सम्राट चौधरी से जरूर किया जाता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की एक हैसियत है, एक शख्सियत है और एक समझदार और सुलझे हुए नेता है। तो 2014 में जीते भी थे, 2019 में हार गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई खेला हो गया है उनके साथ। काराकाट में कोई लड़ाई थी ही नहीं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के पावर हाउस पवन सिंह आ गए। बीजेपी ने अब तक उन्हें निष्कासित नहीं किया है और आज 9 मई को उन्होंने नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा कल 10 मई को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। तो यहां लड़ाई त्रिकोणीय हो गई, उपेंद्र कुशवाहा, माले के राजाराम कुशवाहा और पवन सिंह। देखिए, जब नेता अभिनेता आते हैं तो अभिनेता के साथ एक दूसरी कतार खड़ी हो जाती है। और फिर काराकाट में राजपूत मतदाताओं में एक तर्पण भी है, तरफ भी है कि किसी तरीके से यह सीट हासिल कर ले। कभी यह सीट विक्रमगंज कहलाती थी, तपेश्वर सिंह की सीट हुआ करती थी, फिर उनके बेटे अजीत सिंह, फिर अजीत सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी मीना सिंह। तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को घेर लिया गया है और इस लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा कैसे निकलेंगे, यह एक कठिन चुनौती है। निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पवन सिंह जिधर जा रहे हैं माहौल तो बन जा रहा है। लेकिन एक और बात है अजीत जी, यदि काराकाट के राजपूतों ने पवन सिंह को वोट दिया, उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया, तो इसका असर बक्सर में पड़ेगा, इसका अक्सर आरा में पड़ेगा। वहां के कुशवाहा कहेंगे कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, हम तुमको वोट नहीं दिया। बिल्कुल, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, ये एक ट्रिकी सिचुएशन। और हम लोगों ने देखा कि जब पवन सिंह के आने की चर्चा हुई, जैसे उन्होंने अपना हैट रिंग में फेंका, वैसे ही औरंगाबाद में समीकरण बिगड़ गया। जब पवन सिंह काराकाट आए, औरंगाबाद के कुशवाहा एकजुट हो गए कि हम फिर यहाँ हरवाएंगे सुशील सिंह को। हम लोगों ने देखा है। और ये मतदान होने के पहले की स्थिति है। अगर मतदान हो जाता है और वहां राजपूत वोट नहीं मिलता है बीजेपी के अलायंस को, तो फिर आरा और बक्सर में स्थितियां उल्टी पड़ सकती हैं। वहां फिर कुशवाहा का वोट टूट सकता है, ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बहुत अच्छे नेता हैं और उनको चुनाव जीतना चाहिए। उनको असेंबली में, लोकसभा में, वो जहां जाना चाहे वहां रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सकारात्मक योगदान देते रहे हैं, विधायी कार्यों में भी और संसदीय कामकाज में भी उनका योगदान अच्छा रहा है। जब मंत्री थे केंद्र सरकार में, हम लोगों ने दिल्ली में उनको काम करते हुए देखा है। वो बहुत सिंसियर, गंभीर व्यक्ति हैं और बड़े अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो ऐसा नेता आना चाहिए है। लेकिन इस बार क्या है, उस सीट को लेकर के इतना कंफ्यूजन है। देखिए, 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, नालंदा में, आरा में और काराकाट में। सीपीआई-एमएल की 3 सीटें हैं और एमएल को उम्मीद है कि इस बार उसका खाता खुलेगा। बिल्कुल। वो खाता खुलेगा कहां से? तो काराकाट से। देखिए, हमको ये 1989 में आखिरी बार सीपीआई-एमएल का कोई एमपी जीता था, आरा से रामेश्वर प्रसाद जीते थे 1989 में, जब बीपी सिंह की लहर थी, जनता दल की लहर चल रही थी, तब वो जीत करके आए थे। उसके बाद कोई नहीं जीता। अब माले को लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आरा और नालंदा थोड़ा लड़ाई कठिन है, लेकिन काराकाट में स्थितियां अनुकूल उनको दिख रही थी। राजाराम कुशवाहा को इसी सोच में उन लोगों ने उतारा था कि कुशवाहा का वोट आएगा और बाकी सारे वोट जो इक्वेशनल वोट है आरजेडी और कांग्रेस का, वो आ जाएगा साथ में। तो ये सोच करके वो लोग चुनाव में राजाराम कुशवाहा को आगे करके, और माले को उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। अब पवन सिंह के आने से सारा इक्वेशन बिगड़ गया, सारा समीकरण वहां ध्वस्त हो गया है पवन सिंह के आने से। और देखिए, पवन सिंह के साथ एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और एक आप देखिए कि जितने भोजपुरी सितारे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जीतने का परसेंटेज 100% है। जो लड़ रहा है वो चुनाव जीत जा रहा है। आजमगढ़ से लड़ने गए दिनेश लाल यादव तो चुनाव जीत गए, रवि किशन गोरखपुर से लड़े तो चुनाव जीत गए, मनोज तिवारी दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो हैविली पंजाबी बनिया डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। और दिल्ली में रिपीट भी किया बीजेपी ने, 7 में से तो सिर्फ उन्हीं को रिपीट किया, मनोज तिवारी को। तो ये भोजपुरी के सितारे चुनाव जीत रहे हैं। तो एक ये भी है, लोगों में एक पता नहीं किस तरह का माहौल है, किस तरह की सोच है, एकदम दीवाने हुए हैं लोग पवन सिंह को लेकर के। तो अगर अपनी जाति के साथ कुछ और वोट वो ऐड करते हैं, नौजवानों का, युवाओं का अपना किसी तरह से वोट ले आते हैं, तब तो वो मुख्य लड़ाई में होंगे। बिल्कुल।
और कुशवाहा वोट अगर दो तरफ बट जाता है और फिर दोनों कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा इक्वेशनल वोट के सहारे खड़े रहते हैं कि यादव मुसलमान और थोड़ा सा कुशवाहा, और इधर अत्यंत पिछड़ा और थोड़ा सा कुशवाहा सवर्ण, तो फिर लड़ाई तो एकदम स्पष्ट रूप से त्रिकोणीय हो जाएगी जी। ये कंफ्यूजन है अभी। हालांकि अभी अगर मोमेंट एकदम लहर कैसी होती है पवन सिंह की वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशनल वोट की बात करें तो जो फॉरवर्ड का एक वोट है बड़ा वर्ग, उसमें अत्यंत पिछड़ा का वर्ग और कुशवाहा का एक बड़ा तबका रहेगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ। तो इस लड़ाई में वो अभी भी एक कोण है, एक ध्रुव तो है। आमने सामने की लड़ाई में राजाराम कुशवाहा आते हैं या पवन सिंह आते हैं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ध्रुव उनका है, एक काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का। लोगों को पता है एक बड़ा वोट ज्ञानेश्वर जी ऐसा भी है अभी भी कोई लहर नहीं होने के बावजूद भी जो सोचता है कि मोदी को वोट देना है या मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, और वो वोट हर जाति में है। फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का हम लोग चर्चा करते रहे, महिलाओं में वोट है, अत्यंत पिछड़ी जातियों में वोट है, आधार है उनका, वो वोट चुपचाप जाकर के डालेगा। तो इस वोट के स्ट्रेंथ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। बाकी इधर से जो आता है उनसे लड़ाई में हम लोग थोड़ा और नजदीक आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, लेकिन एक चिंता की बात यह है ना अजीत जी, कि पवन सिंह ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ले रहे, और बीजेपी ने अब तक पवन सिंह को नाम लेने से रोका नहीं है कि आप नाम नहीं ले सकते हैं, और वे बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं और ऐसा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई उन्हें बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो बीजेपी यदि उपेंद्र कुशवाहा को चाहती है तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना। करेगी, बीजेपी करेगी। जिस तरह से चुनाव के पहले हम लोगों ने देखा सुमन महासेठ को पार्टी ने निकाला, उस तरह से पवन सिंह पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी वहां। नहीं तो पार्टी को यह भी पता है कि एक इस पवन सिंह के कंफ्यूजन में अब पवन सिंह अपनी ताकत के दम पर जीत जाए। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने गए हैं तो क्यों बीजेपी का नाम लेकर के चुनाव लड़ना है आपको? क्यों बीजेपी के नाम से आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आप निर्दलीय लड़ जाइए, इतना बड़ा स्ट्रेंथ है। हम ये कह रहे हैं कि उनकी एक लहर है, उनके पीछे लोगों की दीवानगी है। बीजेपी को दिख रहा है कि उसको बक्सर और आरा दोनों सीटों पर नुकसान होगा अगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, इसलिए वो करनी होगी कार्रवाई वो। और ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा के प्रति नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का सद्भाव है, वो हमको पता है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सारण। बड़ी लड़ाई है, कहीं नहीं गए लालू यादव, कहीं नहीं गई राबड़ी देवी, लेकिन सारण गए। उन्होंने अपनी दूसरी बिटिया को लॉन्च कराया है, रोहिणी आचार्य। देखिए, एक बिटिया के रूप में मैं भी रोहिणी को सैल्यूट करता हूं, जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दी। लेकिन लड़ाई पॉलिटिकल है, चुनाव की लड़ाई है। राजीव प्रताप रूडी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लालू यादव को कभी नहीं हरा पाए, लेकिन राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूडी ने हराया। ये दूसरी बात है कि राबड़ी देवी से जब लड़ाई हुई तो बहुत करीब की लड़ाई हुई, लेकिन जब दूसरे लड़े तो राजीव प्रताप रूडी बड़े अंतर से चुनाव जीते। अब रोहिणी आचार्य आई है, इन्हें हम लालू यादव और राबड़ी देवी का अवतार ही मानते हैं ही। तो अब ये सीट है जहां सब लोग, तेज प्रताप यादव भी लगे बहना के लिए। तो सारण पर अब देश भर की नजर है, राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य, और यहां राजपूत बनाम यादव तो होता ही है। देखिए ये लड़ाई ऐसी लड़ाई हो गई है जिसमें अगर हम लोग को भी कोई पक्ष चुनना हो, किसी को भी पक्ष चुनना हो तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी बहुत अच्छे सांसद हैं। और हम उनको जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, उसके पहले जब वो एमपी होकर के आए, बल्कि उसके पहले जब वो एमएलए थे, तब से हम जान रहे हैं उनको। और उनको हमने कई स्तर पर काम करते हुए देखा है, बतौर सांसद भी हमने उनको बहुत अच्छे काम करते हुए देखा है। तो वो अच्छे सांसद हैं, तो उसमें एक चुनना है। और दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य है, जिसके प्रति ऐसे ही एकदम बात करते हुए दिल भर आता है, मतलब उसके प्रति ऐसी सहानुभूति होती है, जिसने पिता को किडनी दी अपनी जान बचाने के लिए, और बदले में क्या चाहिए था? ये बदले में तो कुछ नहीं चाहिए होता, बेटियों को क्या चाहिए होता। लेकिन लालू यादव ने सोचा कि किसी तरह से, उस ऋण से तो कभी ऋण नहीं हो सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने चाहा कि एक आशीर्वाद हमारा होना चाहिए हमारी बेटी के ऊपर। तो वो लेके गए, उन्होंने चुनाव लड़वाया है, रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है और वहां जमे हुए हैं वो चुनाव लड़ने के लिए।
तो ये दोनों में से एक चुनना लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, आम आदमी के लिए भी। कोई कास्ट लाइन नहीं, हम कहें सिर्फ यादव नहीं, हर जाति की महिलाओं के मन में एक सहानुभूति है उसके प्रति और प्रेम है रोहिणी आचार्य के प्रति। और दूसरी बात यह है कि देखिए, लालू यादव, तेजस्वी, ये राजीव प्रताप रूडी की दुविधा समझिए, उनकी मुश्किल समझिए कि वो एक बार नहीं कह रहे हैं कि हम रोहिणी आचार्य से लड़ रहे हैं। कैसे कहें कि आप रोहिणी आचार्य से लड़ रहे हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई लालू यादव से। तो ये ऐसी दुविधा में वो खुद ही फंसे हुए हैं कि जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लोग इस बात को खराब मानेंगे, आप बोल नहीं सकते हैं उसके बारे में कुछ निगेटिव। आप क्या कहेंगे कि वो बाहर से आई है, सिंगापुर से आके लड़ रही है, इससे क्या हो गया, वो तो वहीं की बेटी है ना। तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ज्यादा, ये एक बड़ी दुविधा है और ये बड़ा स्ट्रेंथ हो गया रोहिणी आचार्य का। दूसरा, लालू यादव का जो दाव है, लालू यादव ने तो एक पहला दाव जो तमाम महिलाएं, नौजवान जिनकी एक सहानुभूति है रोहिणी आचार्य के प्रति, वो हो गई। और यादव का वोट एक साथ, यादव मुस्लिम का वोट तो अपना जो इक्वेशनल वोट है वो हो ही गया साथ में। और लालू यादव ने बड़ी होशियारी से ये कर दिया कि जो बगल की सीट जो महाराजगंज थी वहां से भूमिहार लड़े, ये भूमिहार लड़े, इसको लड़ा करके ये इंश्योर किया है कि छपरा में जो भूमिहार का वोट है वो रोहिणी आचार्य को मिल जाए। बिल्कुल। पहले ये बात थी कि रणधीर सिंह को लड़ाएंगे, रणधीर सिंह और रोहिणी को एक साथ लॉन्च करेंगे लालू यादव, दोनों की साथ साथ फोटो भी आई थी। लेकिन उन्होंने नहीं लॉन्च की, नहीं रणधीर सिंह को वहां टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर रणधीर सिंह को वहां से लड़ाते भी हैं तब भी छपरा में हमको राजपूत का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे हैं तो रूडी को जाएगा, यादव वर्सेज राजपूत की उस लड़ाई में राजपूत का वोट जाएगा रूडी को। लेकिन अगर बगल में भूमिहार लड़ाते हैं तो उसके असर में भूमिहार का वोट छपरा में हमको मिल सकता है, और वो एक लेवल पर एंटी राजपूत भी जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि प्रो अखिलेश सिंह और प्रो जो एक अलायंस है उस प्रो अलायंस में वोट जा सकता है। तो ये जो राजनीतिक दाव है वो भी पे कर सकता है लालू यादव। अगर ये पे करता है, अगर उनके अपने इक्वेशनल वोट में जो यादव मुस्लिम का कोर वोट है उस इक्वेशनल वोट में अगर सहानुभूति की लहर होती है, महिलाओं का, नौजवानों का, लड़कियों का वोट जुड़ता है रोहिणी आचार्य के साथ और अखिलेश सिंह एक तरह से मदद करते हैं यहाँ भूमिहार वोट मिलने में, तो फिर ये लालू यादव की इस एक बेटी का जीतना तो निश्चित हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, सारण में लड़ाई होगी और रोहिणी आचार्य चुनाव जीत भी सकती है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कई पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा। अब आते हैं पाटलिपुत्र। यहां मीसा भारती और रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ने आज 9 मई को नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। रामकृपाल यादव सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं, यह कहा जाता है, और जब चुनाव होता है तो मीसा भारती चुनाव लड़ने को आ जाती है, यह भी कहा जाता है। तो मीसा भारती आ गई हैं और लालू यादव ने मीसा भारती को जिताने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रखा है। आज रंजन प्रसाद यादव को अब कितने काम के रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 2009 में उन्होंने लालू यादव को ही हरा दिया था और 1990 के दौर में वो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। लालू यादव सीधे आदेश नहीं करते थे, उनसे ज्यादा बड़ा आदेश रंजन यादव का चूरी गली से हुआ करता था। लेकिन जब हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो दीपलाल यादव और भाई वीरेंद्र कितने सक्रिय हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। और पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव का इतिहास यह रहा है कि हमेशा नजदीकी मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार मीसा भारती के साथ फायदा ये है कि माले साथ में और कुशवाहा जिस तरीके से टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं, हमने अभी बात की थी बक्सर और पाटलिपुत्र की, यदि इसका प्रभाव पाटलिपुत्र में भी दिख गया तो फिर तो कुछ और भी हो सकता है। देखिए, इस बार जिस तरह से हम बार बार जीतन राम मांझी के लिए कहते हैं कि थर्ड टर्म लकी चार्म हो सकता है उनका, वैसे मीसा भारती का थर्ड टर्म है, लकी चार्म उनका हो सकता है ये इस बार का चुनाव। उनके प्रति एक सहानुभूति है, पिछली बार वो 34-35 हजार वोट से हार गई थी, उसकी भी एक सहानुभूति है। लेकिन पिछले बार से स्थितियां काफी बदल गई हैं चुनाव की, ज्ञानेश्वर जी, और उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी रोशनी में चुनाव को देखने की जरूरत है। 2 बदलाव बहुत स्पष्ट हैं। पहला बदलाव, जब 2019 में रामकृपाल यादव चुनाव लड़ने गए थे तो वो भारत सरकार में मंत्री थे। 2019 में जब दूसरी बार लड़ने गए थे, 2019 दूसरी बार लड़ने गए थे जी, जब 2019 में दूसरी बार लड़ने गए थे तो वो भारत सरकार में मंत्री थे। 2014 में जब वो जीते थे तो नरेंद्र मोदी ने उनको मंत्री बनाया था, और उस समय बीजेपी यादव कार्ड खेलने के लिए तैयार थी, बल्कि खेल रही थी। 14 में भी खेला था और 15 के विधानसभा चुनाव में तो बहुत खुल के खेला था, तब भूपेंद्र यादव वहां प्रभारी थे। तो 14 में एक मैसेज गया कि रामकृपाल यादव जीत के गए तो केंद्र सरकार में मंत्री हुए,
और मंत्री रहते हुए वो चुनाव लड़ रहे थे। तो ये यादवों का एक तरह का रुझान और एक तरह का की प्रतिबद्धता उनके साथ थी, और ये था कि इनको फिर से भेजना है कि ये फिर से मंत्री बनेंगे मोदी जी की सरकार में। जी। तो अब स्थिति बदल गई है, वो मंत्री नहीं बने 5 साल। इसका मतलब कि उनकी जगह फिर नित्यानंद राय मंत्री हो गए और अब वही मंत्री हैं। तो एक तो ये और अमित मैसेज शाह ने अभी आकर कहा भी, अमित शाह ने कहा कि मेरे दोस्त हैं हाँ मेरे दोस्त हैं और इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इसका मतलब फिर वही बनेंगे। तो वो जो स्ट्रेंथ था, एक वो जो मैसेजिंग थी, परसेप्शन था कि ये मंत्री हैं भारत सरकार के और फिर मंत्री होंगे, इस बार स्टेट मिनिस्टर नहीं कैबिनेट हो सकते हैं, वो डाइल्यूट हो गया। इस बार वो एडवांटेज नहीं है रामकृपाल यादव के साथ। एक तो ये बात है, और दूसरी बात 2020 के विधानसभा चुनाव में स्थितियां ऐसी बदली हैं कि सभी 6 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा की सभी 6 सीटें इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। 2 सीटें तो आरजेडी की हैं, प्रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र की, 1 सीट सिद्धार्थ की आप आइए कांग्रेस की है, और 2 सीटें जो है वो माले की है, जिसमें एक सुरक्षित सीट है, एक जनरल सीट है। तो ये 6 की 6 सीटें इंडिया ब्लॉक की हैं। और जो आपने कहा कि माले साथ में है, तो फतुहा ले लीजिए, जो भी सीट वहां उस इलाके में जिन सीटों पर माले का फतुहा तो पटना साहिब में है। यदि आप कहेंगे आरजेडी की 3 सीटें हो गई, तो मसौरी भी हो गया, हाँ दानापुर भी हो गया और मनेर भी हो गया। तो माले की सीट, मतलब माले का जिस वोट पर असर है, वो माले का वोट जो है वो वोट ट्रांसफर हो सकता है इस बार मीसा भारती को, और वो एक बड़ा वोट होता है। वो निचले तबके का वोट है, जिसको आमतौर पर जो कांग्रेस और माफ करिएगा जो बीजेपी और जेडीयू की तरफ जाता है, उस वोट में ही पकड़ होती है माले की। तो हाँ, अगर फुलवारी शरीफ और पालीगंज 2 सीटें। वही फुलवारी शरीफ की बात कर रहे थे हम, वो जो फतुहा कह गए थे वो गलती से वो फुलवारी शरीफ हम कह रहे थे, जो सुरक्षित सीट है फुलवारी शरीफ। जी बिल्कुल। तो उस सुरक्षित सीट पर जो है माले का है, तो माले का अगर 2 सीटों पर अपना वोट उसका ट्रांसफर होता है आरजेडी को। और आपने कहा रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र का, देखिए जिस दिन मीसा भारती के नाम का अनाउंस होना था, उसके पहले लालू यादव पूरे परिवार के साथ गए थे रीतलाल यादव के घर पे, उनसे मिले थे, और निश्चित रूप से उनसे यही अनुरोध किया होगा कि इस बार जिता करके भाई वीरेंद्र के घर, तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया होगा कि जिता करके भेजिए इस बार मीसा भारती को। तो वो स्थिति, अगर वो दोनों कोऑपरेट करते हैं, हमको इस बार जो दिल्ली से जो हम देख रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर और बता सकते हैं, जो हमने रिपोर्ट ली है लोगों से बातचीत करके, वो ये है कि यादवों की एक सहानुभूति इस बार ओवरऑल भी है आरजेडी के साथ, अलायंस के साथ, और मीसा भारती के साथ है। उसके साथ अगर कुछ कुशवाहा वोट टैक्टिकली जुड़ता है, कुछ माले का वोट जुड़ जाता है साथ में आकर के, तो जो 35,000 34,000 का अंतर था, और ये जो फर्क हमने बताया कि अब उस पेडेस्टल पर खड़े होकर के रामकृपाल यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां लड़ाई और नजदीक हो सकती है, और ये 35-34 हजार का अंतर खत्म होना कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन रामकृपाल यादव के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि वो सुख दुख के साथी हैं, चाहे शादी हो या श्राद्ध हो, चाहे बांसघाट हो या सत्यनारायण भगवान की पूजा हो, वे हाजिर जरूर रहते हैं। तो देखिए, आज बिहार की 5 सीटों के बारे में जहां सबसे अधिक महाभारत होना है, उसकी चर्चा हमने आपके साथ की है। आगे भी और सीटों की बात हम करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।